नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का पाठ 4। इस पाठ का नाम है सिंधु का जल। बच्चों ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं अशोक चक्रधर जी। तो चलिए सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी 1991 में खुरजा उत्तर प्रदेश में हुआ और हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें पद्मश्री व यश भारती पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। बच्चों हिंदी साहित्य में आधुनिक कवि हास्य व्यंग्यकार के रूप में वे हमेशा रहे और निबंधकार नाटककार एवं पटकथाकार के रूप में भी श्रीमान अशोक चक्रधर जी का नाम उल्लेखनीय है। बच्चों के लिए तो हमेशा कहानी एवं हास्य व्यंग लिखना उनका प्राय प्रिय शौक रहा है। तो इस तरह से इनका परिचय रहा बच्चों। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से है कि बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियां, बोल गप्पे, जो करे सो, जोकर आदि इनकी कविता संग्रह है। और इनकी इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है बच्चों। ये सिंधु का जल जो प्रस्तुत कविता है सिंधु का जल में कवि अशोक चक्रधर जी ने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, मानवता, सर्वधर्म संभाव एवं दूसरों के दुख को दूर करने के भाव का वर्णन किया है। यहाँ पर बच्चों प्रस्तुत कविता में भले ही एक नदी का वर्णन आया हो लेकिन हमें मानवीय गुणों को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से है। तो चलिए देखते हैं कविता और फिर उसका भावार्थ। वो इस तरह से है। सिंधु का जल सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान। मैं एक गीली हलचल हूँ। मैं स्वर में कलकल है, मेरे स्वर में कलकल है। मैं जल हूँ, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु हूँ। बच्चों ये रही कविता की पंक्तियाँ और चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों यहाँ पर सिंधु नदी का जल क्या कह रहा है वो बात बताई गई है कि जो नदी है वो अपने बारे में क्या कहना चाहती है। तो मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ यानी मैं पवित्र हूँ ऐसा नदी कह रही है। वो कह रही है कि मैं निरंतर गतिशील रहती हूँ, मैं आपके जीवन की पहचान हूँ, इस तरह से नदी कह रही है। वो कह रही है कि मैं गीली हलचल हूँ यानी मुझ में भी आपकी भांति संवेदनाएं हैं, इस तरह से वो बताना चाहती है। वो कह रही है कि मेरे स्वर में कलकल है यानी शोर है कलकल की आवाज़ का और मैं सिंधु नदी का जल हूँ। तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी जो हमारे भारत की एक पुरातन नदी है और धरती पर जब सभ्यताओं का जन्म होने लगा था तो उसकी साक्षी सिंधु नदी रही है। इसलिए बच्चों यहाँ पे सिंधु नदी का जल होने के कारण धरती पर निर्माण हुए सभ्यताओं का आदि बिंदु हूँ, इस तरह से नदी कह रही है। तो आप लोगों को ये पंक्तियाँ समझ में आ ही गई होंगी। चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं। वो इस तरह से है। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी मंद न हुई मेरी, गति में चंचल पर भावनाओं में अचल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। तो इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है बच्चों कि यहाँ पर कवि नदी के बारे में क्या कह रहे हैं कि नदी कह रही है कि सिंधु नदी का जल होने के कारण मैं निरंतर प्रवाहमान हूँ, मतलब मैं चलती रहती हूँ और मेरे ही कारण पर कई संस्कृतियाँ कई मतलब कल्चर निर्माण हुए हैं और मेरे ही तटों पर यानी मेरे किनारों पर इंसानियत के कई यज्ञ हुए हैं यानी संस्कृतियों की निर्मिति होने के पश्चात लोगों ने मानवता को अपना यहाँ पर ध्येय बनाया था और मेरे ही तटों पर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना लोगों ने सीख लिया था और मेरी गति कभी भी कम नहीं हुई है, इस तरह से नदी कहती है। और कहती है कि मेरी गति में चंचलता है, आगे ही आगे बढ़ने की होड़ है मुझ में, फिर भी मेरी भावनाएं अचल है, एक ही जगह पर मैं स्थिर नहीं रहती हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। इस तरह से यहाँ पे नदी अपने बारे में कह रही है। बच्चों अगली पंक्तियाँ इस तरह से है कि मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म, वो लहरें जो सहसा उछलती हैं। बच्चों यहाँ पे मर्म का अर्थ हो गया रहस्य और
मजहब यानी हमारे धर्म होते हैं। लहरें सहसा उछलना यानी लहरों का अचानक से उछलना उसे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है। यहाँ पर सिंधु नदी कहती है कि मेरे पास आकर जो नहाने वाले मुसाफिर होते हैं, मैं उसकी कभी जाति, मजहब या धर्म के बारे में नहीं पूछता हूँ। कोई भी मेरे पास बिना रुके, बिना रोके टोके आकर नहा सकता है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और जीवन के इस मर्म से मैं भली भांति परिचित हूँ। सिंधु नदी में अचानक उत्पन्न होने वाली जो लहरें हैं, सदा उछलती रहती हैं, मानो वो नित्य जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करती रहती है और हमें प्रेरित करती रहती है। सिंधु नदी अपनी नदी से, अपनी लहरों से ये बताना चाह रही है। बच्चों अगली पंक्तियाँ इस तरह से है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती हैं। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से, चलिए देखते हैं वो इस तरह से है। बच्चों यहाँ पर नदी कहती है कि मेरे प्यास बुझाने हेतु आने वाले जो मुसाफिर है, से मैं कभी नहीं पूछती कि वो मेरा दोस्त है या दुश्मन। किसी को अपने शरीर का मैल हटाने अर्थात नहाने से पहले मैं उससे नहीं पूछता कि वो हिंदू या मुसलमान। यानी भले ही वो इंसान के मन में दूसरों के प्रति द्वेष भाव हो, परंतु मेरे मन में, नदी के मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो सभी के लिए हूँ और जो जितना चाहे जी भर के मेरा जल पिए। मैं विशाल नदी हूँ ना, और मुझ में कई छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ आकर समा जाती हैं। मानो वे अपने साथ अपनी सभ्यताएं लेकर आती हैं, इस तरह से प्रतीत होता है, और मुझ में समा जाती हैं, यानी मैं उनकी सभ्यताओं से परिचित हो जाता हूँ। इस तरह से यहाँ पे सिंधु नदी कह रही है। तो अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों, इस तरह से है। लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती हैं टापे, गरजती हैं तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रण बाकुरे बाके। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि यहाँ पर सिंधु नदी का जो पावन जल होने के बावजूद भी वो हृदय से दुखी है, यहाँ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से बताया जा रहा है कि वो क्या कह रही है कि मैं क्या बताऊं और कैसे कहूं कि मेरे घाटों पर रक्तपात होता है, यानी कभी कभी लोगों का लहू यानी खून बहता हुआ आता है मेरे पास, और लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तलवारें खनकती हैं, यहाँ पर घोड़ों के टापों की आवाज़ आती हैं और तोपें गरजने लगती हैं, धमाके होने लगते हैं। इस भयंकर युद्ध जैसे छिड़ जाता है और मेरे किनारे पर कई वीर शहीद भी हो जाते हैं। उस वक्त घायल हुए बहादुरों से मैं नहीं पूछता कि वे किस देश या प्रांत के हैं। मैं किसी भी देश या प्रांत के हो, मुझे इससे कुछ सरोकार नहीं होता। मैं तो उनके घाव दूर करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ और अपने पानी से मैं उनके घाव धोता हूँ। मैं ही हूँ जो विधवा के दुख दर्द को जानता हूँ। वास्तव में मैं ही उसके आंखों में आंसू बनकर रोता रहता हूँ, यानी उसके दुख की अनुभूति को मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ। बच्चों चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ, आखिरी पंक्ति है वो इस तरह से। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्यों, बताओ कैसे। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। बच्चों यहाँ पे इंदु का अर्थ चंद्रमा होता है, अक्सर समानार्थी में पूछा जाता है, और बिंब यानी छाया होता है। तो चलिए देखते हैं इस पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है। बच्चों यहाँ पे मैं सिंधु का जल हूँ ऐसा बताया जा रहा है, और निरंतर बहना मेरा कार्य कह रहे हैं, और लेकिन अब मैं कैसे बहूँ, यानी ऐसे या वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वे कह रहे हैं। और वो मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम तो समझदार हो, इसलिए तुम ही मुझे बताओ कि मैं कैसे बहूँ। आखिर में सिंधु में जल की बूंद हूँ और एक एक बूंद से ही सिंधु तैयार हुई है। मैं हमेशा लहराता रहता हूँ, मुझ में चंद्र का प्रतिबिंब गिरता है।
मेरे लहराने के कारण वो भी लहराता रहता है और झिलमिलाता रहता है। मानो इस तरह से बता रहे हैं कि मानो मैं ही लहराते बिंबों में चमकता हुआ चंद्रमा हूँ। तो बच्चों, ये सारी पंक्तियाँ हो गई और उनके भावार्थ इस तरह से रहे, तो हमें इस कविता से ये सीख मिलती है। हमें कविकर ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार के गुण नदी के जल के पास होते हैं, वैसे गुण मनुष्य में भी होने चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को मानवीय गुणों को स्वीकार करना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि ने यहाँ पर हमें परोपकार का संदेश दिया है। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता और इस कविता का आशय और यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कविता समझ में आ ही गई होगी, तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।